केमिकल रिएक्शन के अंदर अननोन रिएजेंट के अमाउंट फाइंड आउट कर रहे थे। हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी गई है, उसमें कुछ जो रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट होंगे उनके अमाउंट हमें दी जाएगी और उनके हेल्प से अननोन रिएजेंट जो अननोन रिएक्टेड और प्रोडक्ट है उनके अमाउंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक अप्रोच की थी मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम एक केमिकल रिएक्शन जो हमें दी जाएगी उसकी हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। फिर जो रिएजेंट हमें दिए गए हैं, जिनकी अमाउंट हमें दी गई है, हम उनके मोल बना लेते हैं। अननोन रिएजेंट के हम मोल निकाल लेते हैं, यानी कि जो मोल नोन है उनकी हेल्प से अननोन रिएजेंट के मोल निकाल लेते हैं। फिर उन मोल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी हमें आंसर पूछा गया है, मास पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम मोल मोल एनालिसिस से अब तक ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। अननोन रिएजेंट की अमाउंट हम मोल मोल एनालिसिस की हेल्प से सोल्व कर रहे थे। लेकिन मोल मोल एनालिसिस जो हमारी जो अप्रोच है, इसकी एक ड्रॉबैक है, इसमें हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत होती है। मैंने आपको बार बार बताया है कि हमें मोल मोल एनालिसिस बैलेंस्ड इक्वेशन के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास दी हुई रिएक्शन इस तरीके से दी गई है कि उसको बैलेंस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन हमें दी जाए जिसको बैलेंस करने में काफ़ी टाइम लग जाए हमारा, या फिर उसको हम बैलेंस ना कर पाए। कई बार क्या होता है कि इस टाइप से हमें स्टेटमेंट दे दी जाती है कि कुछ रिएजेंट्स जो होते हैं वो अननोन होते हैं, हमें पता ही नहीं होता। कुछ रिएक्टेंट इस तरीके से दे दिए जाएंगे कि उनका हमें पता ही नहीं होता। तो अगर हमें अननोन रिएजेंट दे दिए जाए, कुछ रिएजेंट्स का हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको मतलब उनके फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, तो हम बैलेंस भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आए कि हमें रिएजेंट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, अननोन रिएजेंट्स कुछ दे दिए जाए साथ में, तो हम उस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम मोल मोल एनालिसिस भी वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर हमारे पास क्या, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारे पास सिचुएशन आ सकती हैं कि किन किन केसेस में हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, या फिर रिएक्शन को बैलेंस करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो। तो उन केसेस में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के अंदर अननोन रिएजेंट के अमाउंट फाइंड आउट करने का एक और अप्रोच है, सेकंड अप्रोच। ये जो सेकंड अप्रोच है ये है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है। तो लेकिन मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपके पास दी हुई रिएक्शन को बैलेंस करना इजी हो तो आप उसको मोल मोल एनालिसिस से ही सोल्व करें। अगर बैलेंस ना कर पाए, हमारे पास ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए कि हम बैलेंस ना कर पाए, देन हम ये सेकंड अप्रोच POAC लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। हम एग्जांपल्स में समझेंगे कि किस कैसी सिचुएशन हमारे सामने आएंगी कि हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। पहले हम मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। बच्चों मैं आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ, जिस तरीके से अब जैसे मोल जो है, मोल कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अदरवाइज में मत लें। मोल कंसेप्ट के बगैर आप किसी भी टाइप के सिंपल डिफिकल्ट किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस कंसेप्ट का जो हमारे पास जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड है। मैं ये कह रही हूँ कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स विदाउट मोल कंसेप्ट आप कर ही नहीं पाओगे, तो मोल कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो आपको लोगों को मोल कंसेप्ट जो करवा रही हूँ वो इजी टू डिफिकल्ट, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितने भी नीट JEE वगैरह के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। मैं इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझा रही हूँ। मोल कंसेप्ट जो है, फिलहाल हम मोल कंसेप्ट केमिकल रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको समझे अच्छी तरीके से। प्रॉब्लम आए तो मेरे से डिस्कस करें, आप इसको अदरवाइज में मत लें। तो हम POAC करेंगे। POAC का क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। 9th क्लास में आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, मीन प्रोडक्ट का जो मास बनेगा वो टोटल रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहने के पीछे रीजन क्या है, व्हाई द मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, व्हाई मास कांट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। डाल्टन ने इसके हमें क्या बताया, डाल्टन ने इन मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को समझा और उसने क्या बताया कि सभी मैटर किससे मिलकर बने हैं, एटम से। तो उसी ने ये बताया कि जो एटम्स होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स कंजर्व रहते हैं।
मतलब ना ही तो किसी भी एलिमेंट का कोई एटम डिस्ट्रॉय होगा और ना ही किसी भी एलिमेंट का न्यू एटम बनेगा। मीन एटम्स रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब मास किसकी वजह से आता है? हम मैटर का जो मास निकालते हैं वो एटम की वजह से तो आता है, और एटम ही अगर कंजर्व रहेंगे तो मास तो अपने आप कंजर्व रह जाएगा ना। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम पर ही तो बेस्ड है। इट मीन एटम्स रिमेन सेम, atoms of each element remain same in reactant as well as in product side। हर एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही एटम क्या होंगे प्रोडक्ट साइड में। और इसी बिहाफ के ऊपर हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का यही मतलब है कि एटम्स कंजर्व रहेंगे, हर एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इसी अप्रोच के हेल्प से हम यहाँ पर अननोन रिएजेंट के अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये हम अप्रोच तभी लगाएंगे जब हम एक गिवन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ना कर पाए। तो ये पीओसी हम कुछ सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हम पीओसी कैसे अप्लाई करें। इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसी के बारे में मैंने बताया, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है। पीओसी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन। जो मास कंजर्वेशन है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसी पर बेस्ड है ये। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के क्या आएगा, इक्वल। In chemical reaction, the atoms of each element remain same in left hand side and right hand side। left hand side का मतलब reactant side, and right hand side मतलब product side। बीच में हम एरो लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हम रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। तो एटम्स कंजर्व रहेंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखें, हर एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखें हम पीओएसी से कंसेप्ट सोल्व करेंगे, अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एक बात मैं आपको ये बता दूं, अगर हम यहाँ पर एटम्स ये कह रहे हैं कि हर एलिमेंट के एटम्स इक्वल रहेंगे दोनों साइड, अगर एटम्स इक्वल रहेंगे तो मोल्स ऑफ एटम भी तो इक्वल रहेंगे ना। तो ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट साइड। क्योंकि यहाँ पर हम एटम के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम मोल लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो जितने एटम्स होंगे एक एलिमेंट के उतने ही क्या रहेंगे, उसी के हिसाब से क्या आएंगे, मोल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट साइड। तो हम देखते हैं इनको कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं पीओएसी को। पीओएसी लगाना सीखेंगे हम। अब पीओएसी क्या होती है, पीओएसी हर एटम के ऊपर लगेगी। पीओएसी जो होगी वो हर एटम के ऊपर लगेगी सेपरेटली। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया N2O4, N2O4 जो है डिकम्पोज हो जाती है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है NO2 में। N2O4 गैस डिकम्पोज टू कन्वर्ट इनटू NO2 गैस। क्वेश्चन में हमें दे दिया गया इफ 2 moles of N2O4 is heated, if 2 moles of N2O4 is heated, calculate moles of NO2 formed। NO2 के जो मोल बनेंगे वो निकालो। मैंने बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन ली है, पीओएसी हम लगाना सीखेंगे। हम दोनों अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मोल से भी करेंगे और पीओएसी से भी करेंगे। बैलेंस करना काफी इजी है इस इक्वेशन को, तो मोल कंसेप्ट बहुत इजी रहेगा जहां पर बैलेंस करना इजी होगा। तो दोनों कंसेप्ट पहले हम इसको मोल से कर लेते हैं, मोल एनालिसिस से दोनों अप्रोच लगाएंगे। मोल एनालिसिस में सबसे पहले हमारी जरूरत क्या रहेगी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम 1 है, तो हम 2 लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम इसके ऊपर मोल एनालिसिस लगा देते हैं। मोल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, मोल N2O4 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल NO2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। हमें मोल NO2 निकालने हैं। N2O4 के हमें मोल दिए गए हैं, हमें N2O4 के 2 मोल दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम 2 पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू मोल NO2 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, मोल
NO2 के जो मोल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4 मोल ऑफ NO2 इज फॉर्म। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी को देखो हम यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं, आसान है बहुत ही। 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो 2 मोल से कितने बन जाएंगे? 4। ये यूनिटरी मेथड है। ये बैलेंसिंग से कर लिया हमने, बैलेंस करके मोल मोल एनालिसिस से भी कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो अप्रोच है वो कौन सी लगाएंगे? अपनी पीओएसी। यहाँ तो बैलेंस करना ही था, पीओएसी हम पीओएसी लगाना सीख रहे हैं। पीओएसी में आपको बैलेंस्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो पीओएसी से सोल्व करते हैं इसको। ये हमें केमिकल इक्वेशन दी गई है, पीओएसी लगा देंगे। पीओएसी अब यहाँ पर देखो 2 ही तरह के एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पीओएसी हर एलिमेंट पे सेपरेट लगेगी। क्वेश्चन में हमें खुद पता चल जाएगा कि हमें पीओएसी किस एलिमेंट पे लगानी है। हो सकता है कि हमारे पास रिएक्शन इस टाइप की दी हुई है कि उसमें 4, 5, 6 और ज़्यादा एलिमेंट दिए हों, तो सभी एलिमेंट्स के ऊपर पीओएसी लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पीओएसी लगाएंगे। क्वेश्चन हमें खुद बताएगा कि हमें पीओएसी किस एलिमेंट पर लगानी है, बट पीओएसी हमें हर एलिमेंट पे सेपरेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है? फॉस्फोरस एलिमेंट के एटम दोनों साइड इक्वल करने हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम दोनों साइड इक्वल करने हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट के एटम दोनों साइड इक्वल करने हैं, तो पीओएसी हर एलिमेंट पे सेपरेट लगेगी। तो अब हम लगा रहे हैं पीओएसी से करना है इसको, सेकेंड अप्रोच। पहले हम नाइट्रोजन पे लगा देते हैं। फर्स्ट पीओएसी ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे अप्लाई कर देते हैं। पीओएसी क्या कहती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम will be equal in reactant side as well as in product side. Number of atoms of nitrogen element are equal on both side. ये कह लो या तो या ये कह लो कि नाइट्रोजन के जो मोल्स ऑफ एटम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट will be equal in left hand side and in right hand side. तो हम कह देते हैं कि अब हमारे पास क्या है? मोल ऑफ नाइट्रोजन, मोल ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में मोल ऑफ नाइट्रोजन। हमें यहाँ पर N2O4 दिखाई दे रहा है। इस N2O4 के एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है। N2O4 का एक मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम रखता है। अब मैं ये कहूँ कि N2O4 का 1 मोल है तो कितने मोल नाइट्रोजन एटम होंगे? 2 मोल। 1 मोल ऑफ N2O4 gives 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएंगे? ये 1 मोल से 1 मोल अगर ये टूटता है तो 2 मोल नाइट्रोजन एटम देगा। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ N2O4। 1 मोल 2 दे रहा है, अनमोल दे रखे हैं हमें। जितने भी मोल दे रखे हैं उसके दुगने मिलेंगे। 4 मोल दे रखे तो 8 मिलेंगे, 10 मोल दे रखे हैं तो 20 मिलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डबल हो जाएंगे मोल्स ऑफ N2O4 से। मैं मोल ऑफ नाइट्रोजन को लिख रही हूं अन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कौन सी साइड के? लेफ्ट हैंड साइड के। किसके इक्वल हो जाएंगे? 2 इंटू मोल N2O4 को मैं लिख रही हूँ N2O4। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम के जो मोल होंगे वो 2 इंटू मोल्स ऑफ N2O4 होंगे। अब हम राइट हैंड साइड में निकाल लेते हैं। मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन ऑन राइट हैंड साइड। यहां पर देखो NO2 का एक मॉलिक्यूल एक नाइट्रोजन एटम रखता है। NO2 के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम है, तो अगर NO2 का 1 मोल दे रखा होगा तो 1 मोल एटम होगा। 1 मोल NO2 gives 1 मोल नाइट्रोजन एटम। तो राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के जो मोल्स ऑफ एटम्स होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 इंटू मोल ऑफ NO2।
जितने NO2 के मोल होंगे उतने ही नाइट्रोजन के मोल ऑफ एटम्स होंगे। मोल को मैं लिख रही हूं अन 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 कौन सी साइड के हैं, राइट हैंड साइड के, किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 इंटू मोल NO2 को मैंने लिख दिया अन NO2। राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन एटम्स के जो मोल होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 1 इंटू मोल ऑफ NO2। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के मोल ऑफ एटम्स कितने होंगे, 2 इंटू मोल ऑफ N2O4। और पीओएसी क्या कहता है, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम, तो मैं इनको इक्वल रख दूं। मोल एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड, इनको इक्वल रख देती हूं मैं। मोल एटम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन इन राइट हैंड साइड, इक्वल कर दिया। तो मैं इसको यह कह सकती हूँ 2 इंटू मोल ऑफ N2O4 इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ NO2। ये हमने क्या किया, नाइट्रोजन के ऊपर पीओएसी लगा दिया। अब यहीं से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर पीओएसी लगाने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो। अब इसने कहा है कि N2O4 के 2 मोल को हीट करने से NO2 के कितने मोल मिलेंगे वो बताओ। अब हमें N2O4 के कितने मोल दिए गए हैं, 2 दिए हैं, तो यहाँ हम 2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास मोल NO2 कितने आ गए, 4 आ गए। यही बैलेंसिंग से और यही यूनिटरी मेथड से निकाला था। एक मोल यहाँ बैलेंस करके देखोगे तो एक मोल 2 दे रहा है, तो 2 मोल कितने देंगे, 4। तो इस तरह से हम पीओएसी लगाएंगे। पीओएसी में हमें क्या करना है, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स एटम दोनों साइड इक्वल करने हैं। जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम पीओएसी लगा रहे हैं उस एलिमेंट को हम देखेंगे कौन कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है और इक्वल कर देंगे दोनों साइड उसके नंबर ऑफ मोल्स एटम। एक जो हमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया है उसका एक मोल टूट कर कितने मोल एटम देगा वो हमें फॉर्मूले से पता चल जाएगा। तो यहाँ तो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ, हमें जरूरी नहीं है कि जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सभी के ऊपर पीओएसी लगानी पड़े आंसर के लिए। आंसर हमें पता चल जाएगा वो, अभी हम और सारे एग्जांपल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पीओएसी किसके ऊपर लगानी है। अभी देखो मैंने पीओएसी सिर्फ नाइट्रोजन पर लगाई थी, ऑक्सीजन पर नहीं लगाई, हमारा आंसर आ गया। अभी हम सीख रहे हैं पीओएसी लगाना, तो हम पीओएसी ऑक्सीजन पर भी लगाएंगे, ऑक्सीजन पे भी लगाएंगे पीओएसी तो भी यही आएगा आंसर। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं पीओएसी अप्लाई ऑन ऑक्सीजन। पीओएसी ऑक्सीजन एलिमेंट पे लगा देते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट के ऊपर पीओएसी, नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ अभी, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होंगे। अब N2O4 का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन एटम देगा अगर टूट के, अगर N2O4 को हम पूरी तरह से तोड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं। एक मॉलिक्यूल 4 एटम देगा तो एक मोल 4 मोल एटम देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के जो मोल एटम होंगे, मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे ये, 4 इंटू मोल ऑफ N2O4, 4 गुना होंगे ना, क्योंकि एक मोल क्या करेगा, 4 मोल देगा, तो जितने भी मोल होंगे उससे 4 टाइम्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 इंटू मोल ऑफ N2O4। अब राइट हैंड साइड में निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में बैलेंस इक्वेशन की जरूरत नहीं है पीओएसी के ऊपर, इसीलिए पीओएसी लगाई जा रही है ताकि इक्वेशन को बैलेंस ना करना पड़े। अब राइट हैंड साइड में मोल ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएंगे, NO2। देखो NO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं, एक मोल क्या करेगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम देगा। एक मोल NO2 को तो पूरी तरह से तोड़ देंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम देगा। तो मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ NO2। और पीओएसी क्या कहता है, मोल एटम्स ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल एटम ऑफ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कर दूं मैं इनको, तो यहां पर इक्वल कर दूंगी तो 4 इंटू मोल N2O4 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल NO2। ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन में हमें N2O4 के 2 मोल दिए थे, तो यहाँ पर 2 मोल पुट करोगे 2 इंटू
तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू NO2, मोल NO2 हमें निकालने हैं, कितने आ जाएंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वही आंसर क्या आ जाएगा 4 मोल आ जाएंगे NO2 के। तो ये हमने पीओसी किसके ऊपर अप्लाई कर दी, ऑक्सीजन के ऊपर। एक बार फिर से देख लो ऑक्सीजन के ऊपर कैसे अप्लाई की। अब हमें हमारे पास N2O4 और NO2 दोनों साइड ऑक्सीजन के मोल एटम जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, हमें ये करना है। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो रिएक्टेड प्रोडक्ट दिए गए उसका एक मॉलिक्यूल कितने एटम रखता है। जो मॉलिक्यूल एटम का रिलेशनशिप है वही मोल मोल का रिलेशनशिप है। तो एक मोल N2O4 जब पूरी तरह से डिकम्पोज होगा तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम देगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के मोल एटम क्या होंगे 4 इंटू मोल्स ऑफ N2O4। राइट हैंड साइड में है हमारे पास NO2। NO2 का एक मॉलिक्यूल पूरी तरह से डिकम्पोज होगा तो 2 मोल एटम ऑक्सीजन देगा, यानी कि मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ NO2। हमने इसको इक्वल किया। मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 इंटू मोल ऑफ N2O4 एंड मोल एटम ऑन नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ NO2, और दोनों को इक्वल करना है। तो दोनों को इक्वल रख दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें जो मोल दिए गए थे N2O4 के वो 2 दिए गए थे, तो यहाँ से हमारे पास NO2 के मोल कितने बनेंगे 4 बनेंगे। अगर ये इक्वेशन बैलेंस करना काफी इजी था, तो देखो बैलेंसिंग से बहुत कम टाइम में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। पीओएसी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है। अभी हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जहां पर बैलेंसिंग हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगी या हम बैलेंस कर भी ना पाएंगे। इसे कैसे सोल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है 2 moles of K4FeCl6 react with different reagents to form Fe2O3. Calculate moles of Fe2O3 formed. हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCl6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनकी स्टडी हमारे +2 क्लास में काफी डिटेल से है। अभी आप समझ लो कि हमें एक कंपाउंड दिया गया है, आयरन है इसके अंदर, K4FeCl6 ये कंपाउंड है, आयरन का एक कंपाउंड है। ये कह रहा है कि डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इसके कितने मोल लिए गए 2 मोल्स। K4FeCl6 के 2 मोल डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Fe2O3। मास भी पूछा जा सकता तो तुमसे मोल आ जाएगा, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसने क्या बोलते हैं डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें नहीं पता कि ये किन किन रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है K4FeCl6। तो जब हमें रिएजेंट का पता ही नहीं है, रिएजेंट के हमें नेम नहीं दिए गए, तो हम फॉर्मूले तो नहीं लिख पाएंगे, यानी कि हम एक बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। इसकी हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे तो हम यहाँ पर मोल मोल एनालिसिस से इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पीओएसी से सोल्व करना पड़ेगा हमें। ये मैंने बताया था ना आपको कि ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं कि हम इक्वेशन ही नहीं लिख पाएंगे, रिजल्ट्स की ही हमें जानकारी नहीं है, रिजल्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में नहीं दी गई है, तो हम नहीं लिख पाएंगे। फॉर्मूले ही नहीं है हमारे पास, नेम नहीं है तो फॉर्मूला भी नहीं है, इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे। तो पीओएसी से सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो पीओएसी से कैसे सोल्व करेंगे, पीओएसी का क्या मतलब, आयरन के जितने एटम्स K4FeCl6 में होंगे उतने ही आयरन के एटम्स क्या होंगे Fe2O3 में, या ये कह लो कि नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ आयरन शुड बी इक्वल इन K4FeCl6 एंड Fe2O3। जितने मोल एटम ऑफ आयरन K4FeCl6 में होंगे उतने ही मोल एटम Fe2O3 में होंगे। तो यहाँ पर हम पीओएसी लगाएंगे किसके ऊपर। अभी देखो यहाँ पर एलिमेंट तो हमारे पास पोटेशियम भी है, आयरन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, बट पीओएसी हमें सिर्फ किस पे लगाने की जरूरत है, ऑक्सीजन भी है। पीओएसी हमें सिर्फ आयरन पे लगाने की जरूरत है। तो हमें स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि हमें पीओएसी किसके ऊपर लगानी है, क्योंकि आयरन दोनों के अंदर है तो हम आयरन के ऊपर लगा लेते हैं पीओएसी। तो लिख लेते हैं हम, हमें क्या दिया गया है K4FeCl6, ये है हमारे पास कंपाउंड, और कन्वर्ट हो रहा है ये किसमें Fe2O3 में, Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। पीओएसी अप्लाई करेंगे आयरन पे, पीओएसी ऑन Fe। नंबर ऑफ मोल्स एटम्स ऑफ आयरन, नंबर ऑफ मोल्स एटम ऑफ आयरन को मैंने लिखा NFe। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स ऑफ आयरन इन K4FeCl6। इसके फॉर्मूले में देखो तुम, जो K4FeCl6
का जो एक मॉलिक्यूल है इसमें एक आयरन एटम है, तो इसका अगर एक मोल होगा तो एक मोल आयरन एटम रखेगा। तो नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ K4 ऑफिशियल 6। नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ K4 ऑफिशियल 6। एक मॉलिक्यूल में एक आयरन एटम है, एक मोल में एक मोल आयरन एटम होंगे, तो जितने मोल K4 ऑफिशियल 6 के दिए जाएंगे उतने ही मोल एटम होंगे आयरन के। ये कौन सी साइड के हैं? हमारे लेफ्ट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड में Fe2O3 है, राइट हैंड साइड में निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ आयरन, मोल एटम ऑफ आयरन इज इक्वल टू, देखो Fe2O3, देखो एक मॉलिक्यूल में दो आयरन एटम दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, तो एक मोल Fe2O3 में दो मोल Fe एटम्स होंगे। आयरन एटम एक मोल Fe2O3 में क्या होंगे? दो मोल एटम्स ऑफ आयरन होंगे। तो नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ आयरन क्या हो जाएंगे? इसके दुगने, 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe2O3 ये हो जाएंगे। एंड मोल एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल एटम ऑफ राइट हैंड साइड, यही है POAC। एटम्स कंजर्व रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो दोनों को इक्वल कर दे हम, इन दोनों को इक्वल कर दे तो मोल ऑफ K4 FeCl6 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ Fe2O3। K4 FeCl6 के मोल कितने दिए गए हमें? 2, तो 2 यहां पर लिख दिया हमने। 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू अन मोल ऑफ Fe2O3, यही हमसे पूछा गया था कितने हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोल ऑफ Fe2O3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मोल। यानी कि 2 मोल K4 FeCl6 के डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके 1 मोल Fe2O3 बनाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को हमने POC से सॉल्व किया। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो वहां से POC से सॉल्व करना काफी इजी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, कैलकुलेट मिनिमम मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल। 92 ग्राम इथेनॉल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए, इथेनॉल इज ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनॉल, और इट अंडरगो कंबस्शन, इट एक्ट एज ए फ्यूल। व्हेन इट अंडरगो कंबस्शन देन इट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। Any organic compound which contain carbon, hydrogen, oxygen undergo combustion. Combustion mean react with oxygen to form carbon dioxide gas and water vapors. क्या है? इथेनॉल का कंप्लीट कंबस्शन करवाना है। 92 ग्राम इथेनॉल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए कितनी कम से कम ऑक्सीजन जो चाहिए उसके मोल बताने हैं। कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल। अब इथेनॉल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कंबस्शन का मतलब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे। ऑक्सीजन कहां से आएगी? एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो इसके साथ रिएक्ट करेगी। तो कार्बन अगर किसी कंपाउंड में होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? CO2, कंप्लीट कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वाटर। तो हमारे पास इथेनॉल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी है, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर इथेनॉल का हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको हम दोनों अप्रोच से सोल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, इथेनॉल की ऑक्सीजन के साथ जो कंबस्शन इक्वेशन उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, तो हम इसको मोल मोल एनालिसिस से सोल्व कर लेंगे। और अगर हम इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको POAC कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। पहले हम इसको बैलेंसिंग से कर लेते हैं, मोल मोल एनालिसिस से बैलेंस करके। तो हम लिखते हैं इसकी इथेनॉल की कंप्लीट कंबस्शन इक्वेशन। सबसे पहले हमारा काम है इथेनॉल के जो हमें मास, अब की बार हमें मोल नहीं दिए, मास दिया है, तो मास के हम क्या बना देंगे? गिवन अमाउंट को हम क्या लिख सकते हैं कि मोल निकाल सकते हैं, तो मोल निकाल लेते हैं। मोल इथेनॉल C2H5OH, मोल बताओ कैसे निकलते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इथेनॉल का गिवन मास कितना है? 92 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट कर लोगे एटॉमिक मास को सम करके, तो ये आएगा कितना तुम्हारे पास? 46 आएगा। मोलर मास ऑफ इथेनॉल इज 46। तो मोल कितने आ गए? 2।
इथेनॉल के मोल कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। अगर हम मोल मोल एनालिसिस से करना चाहते हैं तो पहले आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मोल मोल एनालिसिस से सोल्व कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। इसके लिए बैलेंस्ड इक्वेशन C2H5OH प्लस कंबस्शन का मतलब ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में बनेगा वाटर वेपर्स। बैलेंस कर लेते हैं, जितने कार्बन हमारे पास दिए हुए कंपाउंड में होंगे उतने ही CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है। तो अब यहाँ पर इथेनॉल में कार्बन एटम 2 है, तो यहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, कार्बन बैलेंस हो गए। H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम है 2, और इधर हाइड्रोजन एटम टोटल कितने हैं? C2H5OH 5 और 1 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 3। जितने हाइड्रोजन एटम हमारे पास दिए हुए कंपाउंड में होंगे उससे हाफ मॉलिक्यूल H2O के बनेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब बच गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट साइड में 4 और 7, 4 और 3 7 है। यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन 2 और 1 3, तो यहाँ हमने लगा दिया 3, ये हो गए 6 और 1 7। ये हो गया हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम लगाएंगे मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस कैसे लगाते हैं? मोल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट और सबको इक्वल कर देते हैं। तो मोल C2H5OH अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल O2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इज इक्वल टू मोल CO2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल H2O स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। C2H5OH इथेनॉल के मोल 96 ग्राम में हमने निकाल लिया, 2 आए, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 2। यहाँ पर 2 पुट करोगे तो मोल O2 कितने आ गए? ऑक्सीजन गैस के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? कितने आ गए आंसर? 6 मोल ऑक्सीजन के, कम से कम 6 मोल ऑक्सीजन के जरूरत पड़ेगी 96 ग्राम इथेनॉल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए। जो मोल आ गए वो कितने आ गए? 6। अगर हमसे मास पूछ लेता कि ऑक्सीजन गैस का कितने ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 92 ग्राम इथेनॉल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए, तो मोल से हम क्या निकाल सकते हैं? मास भी निकाल सकते हैं। मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल को क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन मास आ जाएगा। मोल कितने आ गए? 6। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 32, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 192 ग्राम। 192 ग्राम ऑक्सीजन जो होगी उसकी रिक्वायरमेंट होगी 92 ग्राम इथेनॉल के कंप्लीट कंबस्शन के लिए। ये तो हमने क्या किया है, हमने बैलेंस कर लिया इस इक्वेशन को, और बैलेंस कर लिया तो मोल मोल एनालिसिस से सोल्व कर लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे पीओएसी से। पीओएसी से कैसे सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को हम? सेकंड अप्रोच क्या है हमारे? पीओएसी। अब पीओएसी में हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। वाई पीओएसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेंगे हम, C2H5OH प्लस O2 CO2 प्लस H2O। इक्वेशन तो लिखी है लेकिन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब पीओएसी हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 टाइप के एलिमेंट हैं, तीनों के ऊपर अलग अलग हमें लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पीओएसी ऑन कार्बन। कार्बन पे लगा देते हैं। जितने मोल एटम कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के मोल इथेनॉल के पास ही है, कार्बन इथेनॉल में ही है। राइट हैंड साइड में कार्बन जो वो CO2 के पास ही है। तो जिस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर हम पीओएसी लगाएंगे उसी को उठाएंगे वहां से। अब मोल कार्बन के यहाँ पर मोल एटम ऑफ कार्बन इथेनॉल में क्या होंगे? मोल नंबर ऑफ मोल एटम ऑफ कार्बन फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम है, तो एक मोल में 2 मोल एटम्स होंगे। तो मोल एटम्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H5OH। ये कौन सी साइड के आ गए? रिएक्टेंट साइड के। रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स एटम कितने आ जाएंगे?
2 इंटू मोल्स ऑफ C2H5OH। C2H5OH के मोल्स से डबल आ जाएंगे। राइट हैंड साइड में मोल्स एटम ऑफ कार्बन कितने आ जाएंगे? CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन एटम होंगे, तो मोल एटम्स ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। क्वेश्चन में हमें C2H5OH के मोल दिए गए हैं, 92 ग्राम के मोल निकाले हमने, कितने आ गए थे? 2 मोल्स। तो यहाँ पर 2 पुट कर ले, 2 इंटू 2, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने बन जाएंगे? इक्वल कर दूं मैं इनको, इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। ये हमें 2 दिए गए हैं, 2 इंटू 2, तो क्या आ गया आंसर? 4 मोल ऑफ CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल कितने बनेंगे? 4। यहाँ हम सेपरेट लिख लेते हैं, CO2 के मोल कितने बनेंगे? 4। नेक्स्ट हम POA से अप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन पे। अब हमें वो मॉलिक्यूल देखने हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेकंड POA किस पे अप्लाई करेंगे? हम हाइड्रोजन पे अप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन हमारा इथेनॉल में इधर उधर वाटर में है। इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम 6 दिखाई दे रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो एक मोल में 6 मोल एटम्स होंगे। सो मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 इंटू मोल ऑफ C2H5OH। 6 एटम दिखाई दे रहे हैं, तो जितने C2H5OH के मोल होंगे उससे 6 टाइम ज्यादा होंगे मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से हम लगा देते हैं H2O के ऊपर मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, H2O के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक मोल H2O होगा तो वो 2 मोल हाइड्रोजन एटम रखेगा। सो मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। क्या आ जाएगा? 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, और इनको हम इक्वल कर दे तो 6 इंटू मोल C2H5OH इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। C2H5OH के मोल कितने दिए गए हमें? 2 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O। यहाँ हम H2O के मोल निकाल सकते हैं, कितने आ जाएंगे? 6। H2O के मोल कितने बनेंगे? 6। सो H2O के मोल आ गए हमारे पास कितने? 6। अब हम POA से अप्लाई करेंगे। हमारे पास कौन रह गया? कार्बन। कार्बन पे अप्लाई, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन पे अप्लाई कर देते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हमें POC अप्लाई करते रहना पड़ेगा। अब हम POA से अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन पे। थर्ड ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन C2H5OH में भी है, O2 में भी है, CO2 H2O में, सभी में है ऑक्सीजन, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इधर जितने ऑक्सीजन एटम होंगे, इसमें और इसमें जितने ऑक्सीजन एटम होंगे उतने ही ऑक्सीजन एटम किसमें होंगे? CO2 और H2O में। तो C2H5OH के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहा है, तो एक मोल होगा तो ये एक मोल ऑक्सीजन एटम देगा। तो हम लिख लेते हैं मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कौन सी साइड के हैं? ये लेफ्ट हैंड साइड के। किसके इक्वल आ जाएंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ C2H5OH। जितने इथेनॉल के मोल होंगे उतने ही मोल एटम ऑक्सीजन के होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है। प्लस ऑक्सीजन में भी है ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम रखता है, तो एक मोल O2 में 2 मोल एटम्स होंगे, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। ये टोटल मोल एटम जो होंगे, मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में किस किस के इक्वल होंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। क्लियर? नाउ द मोल्स एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के मोल एटम्स किस किस के इक्वल होंगे? मोल एटम्स प्रेजेंट इन CO2 प्लस मोल एटम्स प्रेजेंट इन H2O। अब CO2 में हमें देखो फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है, CO2 के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल CO2 2 मोल ऑक्सीजन एटम देगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन बाय मोल्स ऑफ CO2 इज डबल। सो ये किस किस के इक्वल हो जाएंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस H2O के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम है, तो एक मोल ऑक्सीजन एटम्स देगा, तो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O।
इतने मोल एटम राइट हैंड साइड में होंगे और इतने मोल एटम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दे, इन दोनों को भी क्या कर दे हम इक्वल कर दे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इथेनॉल के मोल्स कितने दिए गए थे हमें 92 ग्राम में मोल निकाले थे 2, ये हमें निकालना है 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यही पूछा था कि 92 ग्राम इथेनॉल के कंप्लीट कंबशन के लिए O2 के मोल्स बताओ या मास बताओ, ये हमें निकालना है। मोल्स CO2 के अभी हमने निकाले थे कितने आए थे 4, तो CO2 के मोल कितने आए थे 4 प्लस H2O के मोल अभी निकाले थे हमने 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सोल्व करके 4 NO2 इज इक्वल टू 14, तो NO2 क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/4, हमारे पास ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 14, 2 इंटू मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, मोल O2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल अंडरगो कंप्लीट कंबशन हाउ रिक्वायर्ड ऑफ 6 मोल ऑफ O2। तो ये हम क्या कर रहे हैं POAC के हेल्प से भी सोल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। तो दोनों कंसेप्ट मोल मोल और POAC, इन दोनों कंसेप्ट को जब आप समझ जाओगे तो चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें मोल कंसेप्ट से दे दिया जाए, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन दे दी जाए, हम दोनों अप्रोच के हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। टॉपिक में हम इसी टाइप के कुछ और एग्जांपल लेंगे, ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी जहां पर हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से अगर हम बैलेंस कर भी लें तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसी सिचुएशन आएंगी कि मोल मोल एनालिसिस की हेल्प से हमारी बात नहीं बनेगी, तो हम वहां पर POAC लगाएंगे।